हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर अनसॉल्व करवा रहा हूँ और जिसके लिए हमने आज जो है सेट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने सेट नंबर 2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। इसके पहले भी हमारा 2 सेट 2024 का कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप देख लीजिए। अगर आपने अनसॉल्व कर दिया है तो आगे आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखो बच्चों, इस सेट का ये प्रश्न नंबर 5 का है। इसमें है कि ऐसी दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना दो कौन सी बेटा कर्मागत विषम धन पूर्णांक। क्या मानेंगे हम? विषम धन पूर्णांक। पहली हम मान लेते हैं x, तो दूसरी कौन सी आएगी? x + 2 होगी। दूसरी कौन सी होगी? x + 2। ये दो हैं। कैसे? अगर हम 3 लेते हैं तो 3 में 2 जोड़ेंगे, कितनी आएगी? 5 आएगी। तो इसलिए हमने पहली x माना है और दूसरी क्या मान लेते हैं? x + 2। अब देखिए प्रश्नानुसार ये है कि जिनके वर्गों का योगफल क्या दिया गया है हमें? इनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए? 290 होना चाहिए। तो पहले हम दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमने माना x, तो x का वर्ग। अब इसमें हम प्लस करेंगे किसका? x + 2 का वर्ग, और ये बराबर किसके होगा? 290 का होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² और x + 2, ये हमारा जो है फार्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a² प्लस का 2ab और प्लस का b², ये होता है। तो अब यहाँ पर a की जगह पे कितना है? x, और b की जगह पे कितना है? 2। तो जहां a होगा वहां हम x लिखे। तो a का स्क्वायर है, x का स्क्वायर होगा, और 2 गुणे a की जगह पे x और b की जगह पे 2 और धन b की जगह पे 2 का ये वर्ग हो जाएगा। बराबर किसके हो रहा है? 290 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा x², यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x² प्लस, अब ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4x, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, बराबर किसके हो रहा है? 290 के। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x², तो कितना हो गया? ये 2x² प्लस यहाँ पे कितना है? देखो 4x प्लस का कितना है यहाँ पे? 4, बराबर कितने के हो रहा है? 290 के। अब यहाँ से देखो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x², यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचता है हमारा x², धन का 2x और धन का 2, बराबर किसके? 290 के। अब इतनी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो x² धन कितना है? 2x धन 2, बराबर, अब यहाँ 2 का गुणा है, इधर जब हम शिफ्ट करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 2 × 9 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 और 2 5 10, यानी कि संख्या हमें क्या मिलेगी यहाँ पे? ये मिलेगा हमारा x² प्लस 2x है ना, प्लस का यहाँ कितना है? 2, बराबर किसके आ रहा है? 145 के। अब इस पूरे को हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा x² धन 2x धन 2। अब देखो धन का 145 है, इधर आएगा तो ऋण का 145, बराबर किसके होगा? 0 के। अब आगे देखिए हो गया x² धन कितना है? 2x। अब 145 में से धन 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 143, बराबर किसके हो गया? 0 के। अब ये हमें क्या मिला? एक द्विघात समीकरण मिला। अब इसको द्विघात समीकरण की तरह हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद हमारा कितना है? ऋण का 143 है। तो ऐसी दो संख्याओं का हम पता करेंगे कि जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए? ऋण 145, और जब हम उन्हीं संख्या को जोड़े हमें कितना मिलना चाहिए? x का गुणांक कितना है? धन 2। तो यहाँ पे देखो दो संख्या हमें कौन सी मिल रही है? ये मिल रही है 13 गुणे ऋण 11। ये हम करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा ऋण 143, और इसी 13 में जब हम धन कर देंगे किसको? ऋण 11 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा कितना? 13, और धन और ऋण मिलके कितना हो जाएगा? ऋण 11। तो 13 में से ऋण 11 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2। तो इस तरीके से हमें दो संख्या कौन सी मिल रही है? एक मिल रही है धन 13 और दूसरी मिल रही है ऋण का 11। तो ये जो हमारा प्रश्न यहाँ पे बना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, x² है प्लस 2x है। तो इस 2x को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि धन का 13x और ऋण का 11x माइनस 143, बराबर किसके हो गया? 0 के। अब यहाँ पे देखो ये जोड़ा हमारा बन रहा है ना। यहाँ से देखो हम x बाहर ले लें तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि x धन 13, और यहाँ से हम ऋण 11 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा x धन 13।
कैसे मिलेगा? जब हम 11 से डिवाइड करेंगे 143 में तो हमें 13 मिलेगा, और यहाँ पे हम माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ x धन 13, यहाँ x धन 13, तो एक नंबर तो ये आ जा रहा है हमारा x धन 13, और दूसरा हमारा आ जाएगा ये है x, और यहाँ बच रहा है कितना? ऋण का 11, बराबर किसके हो रहा है? 0 के। अब ये हमें दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे? 0 से। तो पहले हमारा आया कि x ऋण 13 बराबर 0, ना x धन 13 बराबर 0, तो x बराबर अब धन का 13 है, इधर लेके जाएंगे तो ये ऋण का 13 हो जाएगा। एक नंबर हमें ये मिलता है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है कि x ऋण 11 बराबर किसके हो रहा है? 0 के। जब x बराबर है तो ऋण का 11 इधर जाएगा धन का 11। अब इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो ये संख्या हमारी ऋणात्मक है, इसलिए हमें इस पे विचार नहीं करना है, हम धनात्मक संख्या को लेते हैं, क्योंकि हमें विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमने जो माना था, क्या माना था हमने यहाँ पे माना था क्रमागत विषम धन पूर्णांक। क्या माना था? विषम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक हमने माना था कौन कौन सा? x। तो x बराबर तो हमारा हो गया 11, दूसरा हमने लिया था x धन 2, तो x की वैल्यू है 11 और धन 2 बराबर कितने होगा? 13 के। तो इसलिए हमें दो नंबर जो मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं? 11 और 13। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो ये है हमारा प्रश्न नंबर 5 का खा। इसमें है कि यदि बिंदु a0, 0b तथा xy समरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, हमें दिया क्या गया है? ये जो बिंदु है ना, कौन से हैं? a कामा 0, ठीक है, और दूसरा क्या है? 0 कामा b, ठीक, तथा ये कौन सा है? x कामा y। ये कैसे है? ये संरेख है। पहली बात क्या है? ये संरेख है, यानी कि एक ही बिंदु पर, एक ही लाइन पर है। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पहली बात ये समझ लो, ये 0 होता है ना। अब यहां पर देखो, पहली चीज ये हमारा क्या है? ये x1 है और ये y1 है। इसी तरीके से ये हमारा x2 है और ये क्या है? ये y2 है। और यहाँ पे ये कितना है? ये x3 है और ये क्या है? ये y3 है, ठीक। अब उसके बाद हम त्रिभुज का फार्मूला यूज करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 के। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू को रखते हैं। तो पहले देखो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है? a है, यहाँ पे हमने रखा a, ठीक। अब देखो y2 का मान कितना है? b माइनस y3 कहाँ पे है? देखो ये y है, सबको ऐसे रखते चले जाओ। अब x2 कितना है? देखो यहाँ पे 0 हमने रखा 0। अब y3 कितना है? यहाँ पे देखो y है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 है, ये रखा, प्लस x3 का मान कितना है? x। अब देखो y1 का मान कितना है? 0 माइनस y2 का मान कितना है? b, बराबर किसके है? ये सब 0 के। अब आगे देखो, अब a का जब हम b में करेंगे तो कितना आएगा? ab, और ये धन और ऋण मिलके क्या हो जाएगा? ऋण। a का हम y में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ay प्लस। अब देखो जब हम 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, प्लस x का जब हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0, और धन और ऋण मिलके कितना आ जाएगा? ऋण। x का जब हम b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? xb, है ना। ये ब्रैकेट यहाँ से हम बंद कर देते हैं, बराबर किसके आ रहा है? 0 के। अब देखो क्या आएगा? ये आया हमारा 1/2। यहाँ पे कितना है? ये देखो ab है माइनस का ay है। अब 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा ना। अब 0 में से हम माइनस x भी निकालेंगे तो कितना मिलेगा? वही मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का bx, बराबर किसके हो रहा है? 0 के हो रहा है। अब आगे देखिए, एक नया पेज लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मिला क्या है कि 1/2 ab माइनस ay माइनस bx बराबर 0 के। अब यहाँ पे देखो ये 2 का क्या है? डिवाइड है। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, है ना, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी हमें मिलेगा कि ab माइनस ay माइनस bx बराबर कितने के होगा? 0 को होगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखो ab बराबर, तो इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि धन में। यह आ जाएगा हमारा धन ay और धन bx, ठीक है।
अब देखो, जब हम ए बी से यहाँ ले जाकर के डिवाइड करें, है ना, यहाँ पर क्या है, एक का गुणा है, एक का 1 इंटू ए बी है, ठीक है। जब इधर ले जाके हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कितना 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा कि ए वाई धन बी एक्स बट्टे किसके हो गया, ए बी के। या इसको हम इसे लिख सकते हैं कि इस ए बी का हर, ए वाई का हर क्या होगा, ए बी, यानी कि ये हम लिखते हैं कि ए वाई बट्टा ए बी धन बी एक्स बट्टा ए बी। अब यहां से देखो, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या है, इधर 1 है और यहाँ मिलेगा हमें y अपान बी प्लस एक्स अपान ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरीके से हमें प्रश्न में दिया गया है कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 के, बात वही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x अपान ए प्लस का y अपान बी बराबर किसके, 1 के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा प्रश्न नंबर 5 का ग। इसमें है कि एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पे देखो, हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि L बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है कितना, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है देखो, पाई आर एल प्लस आर बराबर किसके हैं, 90 पाई के। यहां से हमने पाई से पाई को हटा देते हैं, ठीक है। अब आर बराबर कितना है, एल बराबर कितना है, 13। तो हम यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो आर यहाँ पे एल की जगह पे 13 प्लस आर बराबर किसका हो जाएगा, 90 का। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो आर का हम 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आर, और आर का आर में करेंगे तो आर का वर्ग हो जाएगा बराबर किसके, 90 के। इसको हम इधर लेके आए तो ये हमारा बनेगा कि 13 आर धन आर स्क्वायर ऋण 90 बराबर 0 के, ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बढ़ती हुई घटती हुई घात में, तो आर का वर्ग धन 13 आर और ऋण 90 बराबर किसके, 0 के। अब ये हमारा बन जाता है क्या चीज, एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखो, अचर पर कितना है, ऋण 90, और आर स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो ऋण 90 का 1 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण का 90। यानी कि हमें ऐसी दो संख्या पता करनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ऋण का 90 आना चाहिए, और जब उन्हीं को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, धन का 13, यानी कि आर का गुणा। तो यहाँ पे देखो 18 बच्चे 90 होता है, तो 18 में हम ऋण 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 90, और 18 में जब हम यही ऋण 5 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 18, धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा, 18 में से ऋण 5 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, धन 13। तो इस तरीके से हमें दो नंबर कौन कौन सा मिलता है, धन का 18 और ऋण का 5। अब ये जो हमारा 13 आर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि आर स्क्वायर धन का क्या हो जाएगा, 18 आर और ऋण का 5 आर, और ऋण 90 बराबर किसके आ गया, 0 के। अब यहाँ से आर हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आर धन 18, और यहाँ से हम ऋण 5 जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर धन 18 बराबर किसके, 0 के। अब एक नंबर आता है आर धन 18 और दूसरा नंबर आता है आर ऋण 5 बराबर 0। अब दोनों की तुलना कराते हैं, तो आर धन 18 बराबर 0, तो आर बराबर, अब धन का 18 इधर जाएगा तो ऋण का 18 हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं आर ऋण 5 बराबर 0, तो आर बराबर, अब ये ऋण का 5 इधर जाएगा, धन का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर, दो त्रिज्या हमें मिल रही है, कौन कौन सी, ऋण 18 और धन 5। तो चूंकि ये ऋण में है ना, माइनस में है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हमारी त्रिज्या धनात्मक होगी, यानी कि इसके आधार की जो त्रिज्या आर बराबर होगी वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये है हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ। इसमें है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, तो उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो दैनिक व्यय कितना है, यहाँ पर देखिए हमने अलग से एक सारणी बना ली है, ठीक है। अब दैनिक व्यय कितना है कि 100 से 150 है, परिवार की संख्या कितनी है, 4। इसी तरीके से 150 से 200 में परिवारों की संख्या 5 है, यही जो क्या है बारंबारता f है। और 200 से 250
दैनिक व्यय होता है ना, इसमें परिवारों की संख्या 12 है। और 250 से 300 का दैनिक व्यय होता है जिसमें परिवारों की संख्या 2 है। और 300 से 350 होता है, इसमें परिवारों की संख्या कितनी है, 2 है। ये हमें दिया गया है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माध्यमान निकालते हैं x। माध्यमान कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हमें दी गई हैं कितनी है, ये 100 और 150, इनको हम जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पर 5 और 2, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कितना आया 125। कितना आ जाएगा ये 125, ये आ गया। इसी तरीके से हम 200 और 150 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 350। कितना आएगा 350। और इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 और 2 7 14, 2 5 10, यानी कितना आ रहा है 175। ये आया 175। अब देखो आगे आपको निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। अब 125 में कितना जोड़ा हमने, 50 जोड़ा है, तब हमें मिला है कितना 175। तो 175 में आप 50 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 225 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कि 275। 275 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया ये हमारा 325। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, f इंटू एक्स निकालेंगे। अब देखो 4 का आप गुणा करो 125 में तो कितना आ जाएगा कि 4 5 20 के 0 आता है 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 आता है 1, और 4 1 4 1 5, यानी कितना आया 500। 5 का हम करें तो देखो 5 5 25 के 5 आता है 2, 5 7 35, 2 37 के 7 आता है 3, 5 5 3 8, कितना आ जाएगा 875। 12 से आप यहाँ पे करिए तो 12 25 60 के 0 आता है 6, और 12 दूनी 24, और 24 6 30 के 0 आता है 3, और 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ये आ गया। अब यहाँ से हम करें कि 2 25 10 के 0 आता है 1, और 2 7 14, 1 15 के 5 आता है 2 दूना 4 1 5, यानी कितना आ गया 550। यहाँ पे करें 2 का तो 2 25 10 के 0 आता है 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 2 3 6, यानी कितना आ गया 650। अब हम निकाल लेते हैं योगफल। क्या निकालते हैं, योगफल। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये हमारा आएगा सिग्मा एफ। अब यहाँ तो जोड़िए, देखिए 4 है और ये 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 के 5 आता है 1, 1 1 2, कितना हो गया ये 25। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखो ये आएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे तो पहले इकाई अंक जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे आ गया 5, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये कितना है हमारा 7 है, 5 कितना हो गया 12, 12 5 17 के 7 हो जाएगा, आता है 1। दहाई हम जोड़ते हैं, देखो 5 है और 8 कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 7 कितना होगा 20, और 20 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, और 1 32 के 2 आता है 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया 5275। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य, है ना, हमें निकालना है समांतर माध्य, यही निकालना है ना। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5275 है, और सिग्मा एफ का मान कितना आया है 25। अब यहाँ देखिए दोनों अंक हमारा 5 से कटेगा, इसको हम काटेंगे 5 1 5, है ना, फिर 0 बढ़ाएंगे और 5 5 कितना हो जाएगा 25 आता है 2, फिर 5 5 25, ये कट गया और ये हो जाएगा हमारा 5 5 25। फिर आप काटेंगे तो ये देखो 5 दूना के 10 हो गया, और 5 1 5, फिर 5 1 5, यानी कि इनका जो माध्य आएगा दैनिक माध्य, यानी कि वही हमें क्या निकालना था समांतर माध्य, ये कितना आ जाएगा 211 रुपया। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये देखो हमारा प्रश्न नंबर 6, इसमें है कि सभी खंड कीजिए। इसका क्या है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई खेत है आयताकार, है ना, ये ए बी सी और डी, ये कोई आयताकार खेत है और इसका विकर्ण है ए सी। अब इसकी छोटी भुजा ये है हमारी x मीटर, ये मान लिया। अब उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कौन चीज, खेत का विकर्ण, ये AC, ये कितना आ रहा है x धन 60, ये हो गया। अब आगे कहा गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा कौन है यहाँ पे AB, ये उससे 30 मीटर ज्यादा है, तो x धन 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिया कि छोटी भुजा, जो छोटी भुजा थी इसको हमने माना ये x मीटर है, तो खेत का विकर्ण ये हमें मिला x धन 60 मीटर, है ना।
और बड़ी भुजा, कौन सी बड़ी भुजा, ये हमें मिल रही है कितनी, x घन 30 मीटर, ये आ गया है ना। अब यहां पर देखो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी सी, ये ए बी सी, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम यहाँ पर जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ये है। तो यहाँ पे देखो कर्ण कौन है हमारा, AC, तो AC का वर्ग जो होगा ये बराबर होगा किसके, दोनों भुजाओं के योग के, यानी कि BC का वर्ग धन आधार क्या है हमारा, AB का वर्ग, ये होगा। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू को रखते हैं, तो AC बराबर कितना है, देखो x धन 60 का वर्ग हो जाएगा, और BC कितना है x, तो x का वर्ग हो गया, धन AB कितना है x धन 30 का वर्ग, ये हो गया। अब ये है हमारा x धन 60 यानी कि a प्लस b का वर्ग, तो a की जगह पे x है, x का वर्ग धन 2ab होता है, तो 2 गुणे x, और b की जगह पे 60 धन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 60 का वर्ग हो गया, ये पूरा बराबर। यहाँ पे देखो x का वर्ग है ही है, और इसको भी हम a प्लस b पे तोड़ेंगे तो x स्क्वायर और 2ab, तो 2 गुणे x गुणे कितना हो जाएगा 30, और धन क्या हो गया 30 का वर्ग, b का स्क्वायर, ये हमने रख लिया। अब यहाँ पे देखो ये आता है हमारा x स्क्वायर धन, अब 2 का हम 60 में गुणा करेंगे कितना होगा 120x, और 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, 6 के 36 बराबर, इधर आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा कि x स्क्वायर और 2 तिहाई कितना होता है 6, यानी कि 60x, और 30 का वर्ग कितना आ जाएगा 900, ठीक। अब आगे देखो ये हो गया x स्क्वायर धन 120 धन 3600 बराबर, अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और धन कितना होता है ये 60x धन 900, यहाँ आ गया। अब हम करते क्या है बच्चों कि इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2x स्क्वायर है धन 60x, और धन कितना है 900। अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कि माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पे धन का 120x है, ये धन का 120x है, तो इधर जाएगा ऋण का 120x हो गया, और ये धन 3600 है, तो इधर जाएगा ऋण 3600, ये हो गई वैल्यू। आगे देखो अब ये देखिए धन 2x स्क्वायर है, इसमें से एक x स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, धन का 60x है, और ये ऋण का 120x है, तो ऋण से 120x में से 60x निकालेंगे तो कितना बचेगा ऋण का 60x, ये बचा। अब यहाँ पे देखो ये धन का 900 है, और यहाँ ऋण का 3600 है, तो 3600 में से 900 निकाल देंगे तो कितना बचेगा ऋण 2700 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब ये हमारा बन जाता है एक द्विघात समीकरण। करना क्या है, यहाँ पे देखिए अचर पद कितना है ऋण 2700 है ना, 2700, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो जब हम ऋण 2700 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें ऋण 2700 मिलेगा, यानी कि ऐसी दो संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना है ऋण का 2700, और जब हम उन्हीं को जोड़ें तो हमें मिलना चाहिए कितना ऋण का 60। तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखो अगर हम ऋण 90 गुणे 30 करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण का 2700, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ऋण 90 में यही धन 30 जोड़ दें तो ऋण 90 में से 30 निकालोगे तो हमें मिलेगा ऋण 60। तो ये जो हमारा नंबर है x स्क्वायर ऋण 60x है, इसको हम ब्रेक करते हैं किसमें ऋण 90x धन का क्या लिखेंगे 30x, और ऋण का 2700 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब यहां से देखो ये हमारा जोड़ा बन जाता है, यहाँ से x यहाँ से x हम बाहर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा हमारा x ऋण 90, और यहाँ से देखो जब हम धन का 30 बाहर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x ऋण 90 बराबर किसके 0 के। अब x ऋण 90 ये आ गया हमारा कॉमन, और दूसरा हमारा बच जाता है x धन 30 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ पर हम दोनों का कंपेयर कराते हैं अलग अलग किससे 0 से तुलना कराते हैं, तो x ऋण 90 बराबर 0, तो x बराबर ऋण का 90 है, इधर जाएगा तो धन का 90 हो जाएगा, ये आ गई। दूसरा हम लेते हैं देखो x धन कितना है 30 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना ऋण का 30 है, इधर जाएगा तो धन का 30,
ये दो वैल्यू हमें मिलती है। धन का 30 है तो इधर जाएगा ऋण का 30। अब चूंकि ये ऋण 30 है तो ऋणात्मक संख्या में लेनी नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ विचार नहीं करेंगे। x बराबर हम 90 ले लेते हैं। तो अब हमने जो माना था कि छोटी भुजा को हमने क्या माना था x, तो x बराबर हमें 90 मिल गया। ये छोटी भुजा यानी कि 90 मीटर की होगी, ठीक है। अब विकर्ण जो था इसका, यानी खेत का जो विकर्ण था वो था हमारा कितना, x धन 60। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है 90 और धन 60। अब दोनों को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 150 मीटर। और बड़ी भुजा कौन सी, बड़ी भुजा हमने लिया था क्या थी x धन 30। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 90 और धन 30, तो कितना आ जाएगा 9 3 12 यानी कि आ जाएगी 120 मीटर। तो इस तरीके से हमें उस खेत की अलग अलग भुजा यहाँ पर मिल गई है। तो देखो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का घ है ना। इसमें देखो हमने गा कौन कौन सा किया है, इसके पहले हमने कौन से प्रश्न को किया था, यहाँ पे देखते हैं का किया है ना। तो इसमें हमने कौन सा छोड़ा है, खा, प्रश्न नंबर खा और गा, इसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है, क्योंकि अब वो ये जो NCERT है ना, इसका जो सिलेबस है उससे अब ये हटा दिया गया है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का घ, इसमें है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की मात्रिका ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, 2022 में 2024 में भी आया था। अब इसमें देखो दिया क्या गया है कि वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 जिसकी बारंबारता 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 4 है, 20 से 30 की बारंबारता 7 है, 30 से 40 की 3 है और 40 से 50 की 2 है। इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, मात्रिका ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो पहले से ही टेबल बना रखा है। तो पहले वर्ग अंतराल है, दूसरी बारंबारता है, तीसरे में हम निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, अब 4 में हम 2 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी 6, 6 में ये 7 जोड़ा तो कितना आया 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में 2 जोड़ा तो कितना आया 18। अब यहाँ पे देखो n बराबर कितना है, ये 18 है, तो हम n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा 18/2, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब ये 9 कहाँ आएगा, 9 वहां आएगा कि जिसकी संचयी बारंबारता 13 है। तो इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब इस यहाँ पे देखो इसके ऊपर कितना 6, ये हमारा क्या हो जाएगा CF संचयी बारंबारता। 13 के सामने वाले कॉलम में यहाँ पे देखो 7 है, तो ये हमारा F आ जाएगा बारंबारता। और यहाँ पे ये जो वर्ग अंतराल है तो ये होगा हमारा L1 और ये होगा L2, है ना। सारी वैल्यू मालूम हो गई। हमें निकालना क्या है, तो देखो मात्रिका का फार्मूला होता है कि L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू n/2 माइनस CF। अब यहाँ पे हम सबकी L1 बराबर कितना है 20 यहाँ पे रखा, प्लस L2 की वैल्यू कितनी है 30 और L1 की कितनी है 20 और F बराबर कितना है 7, सबको रख लिया। n/2 कितना आया है 9 और CF कितना आया है 6, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। 20 प्लस, अब देखो 30 में से 20 निकालें कितना बचेगा 10/7 गुणे 9 में से 3 निकाला कितना बचा, 9 में से 6 निकाला 3 बचा, तो 20 प्लस अब 10 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 30/7। अब ये जो हमारा 30 है ना, इसमें हम 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। 7 से हम इसमें भाग दे देते हैं। तो 7 से जब हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 होगा। अब देखो 30 में से 28 निकाला 2 बच्चा, यहाँ पे हमने दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब देखो 20 में से 14 निकालेंगे 6 बचेगा, 0 बढ़ाया, फिर 7 8 कितना आ जाएगा 56, फिर यहाँ पे देखो 4 बचेगा 0 बढ़ाया, फिर 7 बचे 35, है ना, फिर 5 बचा 0 बढ़ाया, फिर 7 7 49। इस तरीके से आता रहेगा। तो हम 2 अंक तक ले लेते हैं, 4.28 इसको हम ले लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 20 है और वैल्यू हमारी कितनी आई है भाग देने पे 4.28, दोनों को हम जोड़ते हैं तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24.28। यही क्या हो जाएगी मात्रिका हो जाएगी और यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6 का घ, यानी कि हमने 5 और 6 इस वीडियो में हमने 5 और 6 इन 2 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे हमारा एक प्रश्न बचता है प्रश्न नंबर 7, उसको आज नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज करने पर फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। और इसका ये जो सेट 2 है इसकी कंप्लीट वीडियो आएगी, अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरा एक साथ की वीडियो भी आ जाएगी, मैं उसको चैनल पे डाल दूंगा, आप उसे जाकर के देख लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने सेट 2 का प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे पढ़ाने के से आपको कोई फायदा हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।